महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, परिवर्तन के बिना प्रगति असंभव है। इसी गहरे विचार के साथ द डीप डाइव की आज की खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम भारतीय वायुसेना मतलब IAF के एक ऐसे ही महत्वपूर्ण परिवर्तन पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं। हम चर्चा करेंगे प्रतिष्ठित MiG-21 लड़ाकू विमानों की विदाई पर और समझेंगे कि इसका हमारी वायुसेना की मौजूदा ताकत और भविष्य की तैयारियों पर क्या असर पड़ेगा। हमारी ये पूरी बातचीत इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक हालिया काफी विस्तृत लेख पर आधारित है, जो इस विषय की बारीकियों को सामने लाता है। देखिए, MiG-21 का रिटायर होना ये महज एक पुराने विमान का सेवा से हटना भर नहीं है। ये असल में एक पूरे दौर का समापन है। सोचिए, लगभग 60 साल। 60 साल बिल्कुल बहुत लंबा समय। इतने लंबे समय तक इस विमान ने भारतीय आसमान की निगरानी की है, सुरक्षा की है। जाहिर है, इतने महत्वपूर्ण विमान के हटने से वायुसेना की लड़ाकू क्षमता पर सीधा असर पड़ता है, खासकर स्क्वाड्रन संख्या के लिहाज से। और हाँ, जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये विषय मतलब रक्षा प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय सुरक्षा, समसामयिक मामले, इन सब दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें कई पहलू जुड़े हैं, नीतिगत, सामरिक, तकनीकी। तो आज की हमारी चर्चा का खाका कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम MiG-21 के गौरवशाली इतिहास और उसकी विदाई के कारणों को समझेंगे। फिर IAF की घटती स्क्वाड्रन संख्या की मौजूदा चुनौती और इसके सामरिक निहितार्थों पर बात करेंगे। इसके बाद हम भविष्य की योजनाओं पर नजर डालेंगे। कौन से नए विमान आ रहे हैं, खासकर स्वदेशी विमानों की क्या स्थिति है और खरीद प्रक्रिया में क्या चुनौतियां हैं। और अंत में हम पूरे मामले का सार और आगे की राह पर विचार करेंगे। तो चलिए इस अहम विषय की तहों में उतरते हैं। MiG-21 एक ऐसा नाम जिसके साथ सम्मान और विवाद दोनों जुड़े रहे हैं। इसे कभी वायुसेना की रीढ़ कहा गया, तो कभी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं के कारण इसे लेकर चिंताएं भी उठीं। हाल ही में इसके जो आखिरी 2 स्क्वाड्रन सेवा में थे, नंबर 23 स्क्वाड्रन, जिन्हें पैंथर्स के नाम से जाना जाता है, पैंथर्स, और नंबर 3 स्क्वाड्रन यानी कोबरा, उन्हें चंडीगढ़ में एक औपचारिक समारोह में विदाई दे दी गई। इन 2 स्क्वाड्रन में करीब 36 MiG-21 बाइसन जेट शामिल थे। आपकी बात बिल्कुल सही है। इन विमानों का भारतीय वायुसेना में आगमन हुआ था 1963 में। उस दौर में ये वाकई अत्याधुनिक थे। सुपरसोनिक गति से उड़ने वाले लड़ाकू विमान। इनकी मुख्य भूमिका इंटरसेप्टर की थी, मतलब तेजी से जाकर दुश्मन के हमलावर विमानों को रोकना, उन्हें नष्ट करना। ये उस समय के सरफेस लड़ाकू विमानों में गिने जाते थे। सही में इन्हें बनाने वाली कंपनी थी सोवियत संघ की प्रसिद्ध मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो। और एक और बात, भारत पहला गैर नाटो देश था जिसे ये विमान मिले थे। ये उस समय की भू राजनीति में भारत के कद को भी दिखाता है। सुधार भी किए गए। जो संस्करण अभी हाल ही में रिटायर हुआ, उसे MiG-21 बाइसन या बिस कहा जाता है। जी, बाइसन अपग्रेड। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अपग्रेड था। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स थे, मतलब विमान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बेहतर क्षमता वाला रडार था और हवा से हवा में मार करने वाली उन्नत मिसाइलें लगाने की क्षमता भी थी। इन विमानों ने भारत के लगभग सभी बड़े संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वो 1965 का भारत-पाक युद्ध हो, 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हो, जिसमें इनकी हवा में श्रेष्ठता वो तो निर्णायक साबित हुई थी, बिल्कुल, या फिर 1999 का कारगिल संघर्ष, जहां इन्होंने ऊंचाई वाले इलाकों में हमले किए। और ये बात शायद बहुतों को ना पता हो, भारत ने समय के साथ अलग अलग संस्करणों को मिलाकर कुल 700 से ज्यादा MiG-21 विमान हासिल किए थे। 700 से ज्यादा, ये संख्या ही बताती है कि ये कितना अहम था। हाँ, निश्चित रूप से इसका इतिहास गौरवशाली रहा है, लेकिन जैसा आपने शुरू में इशारा किया था, इसके साथ एक जटिल और विवादास्पद पहलू भी जुड़ा है, जिसे अंग्रेजी में चेकर्ड हिस्ट्री कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी तकनीकी आलोचना शायद इसके इंजन को लेकर होती रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई मामलों में इंजन बिना किसी खास चेतावनी के अचानक बंद हो जाता था। ओह, ये तो बहुत खतरनाक है सिंगल इंजन वाले विमान के लिए। बिल्कुल, सोचिए एक सिंगल इंजन वाले विमान के लिए स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। इसी वजह से इसकी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। अगर हम सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें, तो पिछले करीब 60 सालों में 500 से ज्यादा MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। 500 से ज्यादा? जी। और इन हादसों में हमने कम से कम 170 पायलट खो दिए हैं। सिर्फ 2010 के बाद से ही देखें तो 20 से ज्यादा विमान दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। हालांकि यहाँ एक दूसरा पक्ष भी है जिसका जिक्र करना जरूरी है।
कई वरिष्ठ वायुसेना अधिकारी, खासकर वो जिन्होंने खुद MiG-21 उड़ाया है, उनका मानना है कि MiG-21 ने जितने लाखों घंटे उड़ान भरी हैं, उस विशाल संख्या को देखते हुए इसका सुरक्षा रिकॉर्ड उतना भी बुरा नहीं है जितना अक्सर बताया जाता है। अच्छा, मतलब परफॉर्मेंस के अनुपात में। हाँ, उनका तर्क है कि हर मशीन की अपनी सीमाएं होती हैं और पायलट ट्रेनिंग व रखरखाव भी मायने रखता है। ये बहस इस महत्वपूर्ण सवाल को जन्म देती है कि एक ऐतिहासिक विरासत वाले प्लेटफॉर्म को कब तक खींचना चाहिए और कब सुरक्षा और आधुनिकीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये एक मुश्किल संतुलन है वाकई। और यहीं से चीजें सामरिक दृष्टिकोण से, जैसा आपने कहा, वाकई दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि MiG-21 के ये 2 स्क्वाड्रन रिटायर होने का सीधा और तत्काल प्रभाव ये है कि भारतीय वायुसेना की लड़ाकू स्क्वाड्रनों की कुल संख्या अब घटकर सिर्फ 29 रह गई है। 29। हाँ, ये थोड़ी चिंताजनक बात है। हाँ, इस संख्या को सही संदर्भ में समझना बेहद जरूरी है। भारतीय वायुसेना के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत लड़ाकू स्क्वाड्रनों की संख्या 42 है। 42, जो कभी हासिल नहीं हुई वैसे। सही कहा, ये लक्ष्य कभी हासिल नहीं हो पाया, लेकिन 42 का आंकड़ा हमारे उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर जो संभावित खतरे हैं, उनको ध्यान में रखकर तय किया गया था। अब 29 स्क्वाड्रन होने का मतलब है कि वायुसेना अपनी स्वीकृत क्षमता के 70% से भी कम पर ऑपरेट कर रही है। 70% से भी कम? जी। एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 16 से 18 लड़ाकू विमान होते हैं, साथ में कुछ ट्रेनिंग विमान भी। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर भारत को पाकिस्तान और चीन के साथ, यानी 2 मोर्चों पर एक साथ संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़े, तो लड़ाकू विमानों की ये कमी कितनी भारी पड़ सकती है। अनुमानों के मुताबिक पाकिस्तान के पास करीब 20-25 लड़ाकू स्क्वाड्रन है, जबकि चीन की वायुसेना कहीं ज्यादा बड़ी है, जिसके पास 60 से भी ज्यादा आधुनिक लड़ाकू स्क्वाड्रन होने का अनुमान है। 60 से ज्यादा? ये अंतर तो बहुत बड़ा है। हाँ, संख्या बल का ये अंतर जाहिर तौर पर चिंता का विषय है। और ये चुनौती निकट भविष्य में और भी गंभीर होने वाली है ना, क्योंकि सिर्फ MiG-21 ही नहीं, वायुसेना के बेड़े में कई और पुराने विमान भी हैं जो अपनी सेवा अवधि के अंत के करीब हैं, जैसा कि लेख में बताया गया है। MiG-29, जैगुआर और मिराज 2000। हाँ, ये सभी। इन्हें भी 2035 तक धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से रिटायर किया जाना है। तो ये स्क्वाड्रन संख्या और भी कम हो सकती है अगर नए विमान तेजी से शामिल नहीं किए गए। बिल्कुल, और शायद इसी घटती स्क्वाड्रन संख्या और नए विमानों की आपूर्ति में देरी के मद्देनजर हाल के वर्षों में वायुसेना की रणनीति में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसा लगता है कि जमीन आधारित वायु रक्षा प्रणालियों पर, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल या SAM सिस्टम्स पर निर्भरता बढ़ाई जा रही है। अच्छा, यानी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें? जी, ये सिस्टम्स जमीन से ही दुश्मन के विमानों, मिसाइलों या ड्रोन्स को मार गिराने में सक्षम होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रूस से S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम की खरीद। हाँ, वो डील काफी चर्चा में रही थी। नात भी किया है। ये भारत की रणनीतिक स्वायत्ता और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देने का भी संकेत है। इसके साथ ही स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम और हाल ही में विकसित आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम भी वायु रक्षा को मजबूती दे रहे हैं। आकाश तीर? जी, आकाश तीर। लेख में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है। माना जाता है कि उस दौरान इन वायु रक्षा प्रणालियों ने अपनी क्षमता का काफी प्रभावी प्रदर्शन किया था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये शायद दर्शाता है कि लड़ाकू विमानों की कमी की भरपाई के लिए कम से कम अंतरिम तौर पर एक मजबूत बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच बनाने पर जोर दिया जा रहा है। एक तरह का रणनीतिक समायोजन, जैसा आपने कहा। हाँ, बिल्कुल। ये तो ही चुनौती और उससे निपटने के मौजूदा प्रयासों की बात। लेकिन लंबे समय के लिए वायुसेना को अपनी लड़ाकू क्षमता फिर से बढ़ानी होगी। तो चलिए बात करते हैं कि इस कमी को पूरा करने और IAF को भविष्य के लिए तैयार करने की क्या योजनाएं हैं। सबसे पहले स्वदेशी प्रयासों पर नजर डालते हैं। हाँ, आत्मनिर्भरता की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान, यानी LCA तेजस। इसके 2 स्क्वाड्रन्स जो MK-1 संस्करण के हैं वो पहले से ही वायुसेना में ऑपरेशनल हैं। अब इससे कहीं ज्यादा उन्नत संस्करण तेजस MK-1A पर फोकस है। सरकारी एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को इसके लिए बड़े ऑर्डर मिले हैं। फरवरी 2021 में 83 तेजस MK-1A जेट्स के लिए करीब 48,000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया था। 83 जेट्स? जी,
ये MK1A संस्करण मौजूदा MK1 से काफी बेहतर है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी AASA रडार है, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता है और हवा में ईंधन भरने की सुविधा जैसी कई नई खूबियां हैं। और हाल ही में रक्षा अधिकरण परिषद ने 97 और तेजस MK1A जेट्स की खरीद को मंजूरी दे दी है। अरे वाह, 97 और? जी हाँ, तो कुल मिलाकर अब 180 तेजस MK1A जेट वायुसेना को मिलने हैं। 83 और 97 मतलब 180। बिल्कुल, ये भारतीय एरोस्पेस उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। 180 तेजस MK1A, ये तो वाकई एक बड़ी संख्या है। लेकिन क्या सिर्फ तेजस MK1A ही भविष्य की जरूरतें पूरी कर पाएगा? क्या और भी उन्नत विमानों पर काम चल रहा है? हाँ, तेजस MK1A एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। HAL और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA मिलकर तेजस MK2 पर भी काम कर रहे हैं। तेजस MK2? जी, ये MK1A से भी ज्यादा बड़ा, भारी और शक्तिशाली विमान होगा। इसमें ज्यादा हथियार ले जाने और ज्यादा दूरी तक ऑपरेट करने की क्षमता होगी। इसे मीडियम वेट फाइटर की श्रेणी में रखा जा सकता है। और इसके बाद आता है भारत का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। AMCA, हाँ, इसके बारे में सुना है। ये 5वीं पीढ़ी का होगा? बिल्कुल, ये 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान होगा। स्टील्थ का मतलब है कि ये दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आएगा, जो इसे भविष्य के युद्ध क्षेत्र में बहुत घातक बनाएगा। उम्मीद की जा रही है कि तेजस MK2 और AMCA दोनों ही अगले दशक में मतलब 2030 के बाद धीरे धीरे वायुसेना में शामिल होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि ये लंबी अवधि की योजनाएं हैं। स्वदेशी विमानों के अलावा क्या विदेशी विमान खरीदने की भी कोई योजना है, ताकि स्क्वाड्रन की संख्या में जो कमी आई है उसे जल्दी पूरा किया जा सके? जी हाँ, वायुसेना काफी समय से 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA खरीदने की जरूरत पर जोर दे रही है। इस सौदे के लिए कई वैश्विक कंपनियां दौड़ में हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के लेख और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आंतरिक चर्चाओं में फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन का राफेल विमान सबसे आगे माना जा रहा है। राफेल, वही जो 36 पहले खरीदे थे? जी वही। भारत पहले ही 36 राफेल खरीद चुका है और वायुसेना उनके प्रदर्शन से काफी संतुष्ट है, ऐसा कहा जाता है। इस नए सौदे की संरचना कैसी होगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन संभावना है कि कुछ विमान सीधे तैयार हालत में, जिसे फ्लाई अवे कंडीशन कहते हैं, मतलब पूरी तरह फ्रांस में बने हुए खरीदे जाएंगे, ताकि स्क्वाड्रन जल्दी बन सके। बिल्कुल। और बाकी बचे विमानों का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारतीय कंपनियों के सहयोग से भारत में ही किया जाएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, वायुसेना अपने मौजूदा Su-30 MKI बेड़े को भी अपग्रेड करने की योजना बना रही है। अच्छा, Su-30 को भी? हाँ, लगभग 84 Su-30 MKI विमानों को नए स्वदेशी हथियार प्रणालियों, एवियोनिक्स और रडार से लैस किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को सुपर 30 कहा जा रहा है। सुपर 30? जी, इसका मकसद इन शक्तिशाली विमानों को अगले कई दशकों तक प्रासंगिक बनाए रखना है। योजनाएं तो काफी व्यापक और महत्वाकांक्षी नजर आ रही हैं। स्वदेशी तेजस के कई संस्करण, भविष्य का AMCA, विदेशी खरीद की संभावना और मौजूदा बेड़े का अपग्रेडेशन। लेकिन भारत के रक्षा क्षेत्र में, खासकर स्वदेशी विकास और उत्पादन में, एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है, और वो है देरी, डिलेज। क्या ये इन योजनाओं को भी प्रभावित कर रही हैं? दुर्भाग्य से हाँ, देरी एक ऐसी समस्या है जिसने भारत के कई महत्वपूर्ण रक्षा कार्यक्रमों को प्रभावित किया है, और LCA तेजस कार्यक्रम इसका शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। इस विमान का विचार 1980s के दशक में आया था, ताकि पुराने पड़ रहे MiG-21 की जगह ली जा सके। 80 के दशक में? जी, लेकिन इसे पूरी तरह विकसित होकर ऑपरेशनल होने में दशकों लग गए हैं। पहले 40 तेजस MK1 जेट्स के लिए ऑर्डर 2006 और 2010 में दिए गए थे, लेकिन लेख के अनुसार अब तक उनमें से केवल 38 ही वायुसेना को मिल पाए हैं। ये तो काफी धीमी प्रगति है। हाँ, ये देरी न केवल लागत बढ़ाती है, बल्कि तब तक तकनीक भी पुरानी पड़ने लगती है। और क्या यही देरी तेजस MK1A के साथ भी दोहराई जा रही है,
जिसके 180 विमानों का ऑर्डर दिया गया है। हाँ, चिंता की बात यह है कि MK-1A कार्यक्रम भी शुरुआती झटकों का सामना कर रहा है। पहले 2 तेजस MK-1A विमानों की डिलीवरी, जो मूल रूप से काफी पहले होनी थी, अब अक्टूबर में होने की उम्मीद है, यानी लगभग 2 साल की देरी से। 2 साल की देरी क्यों? इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। एक तो अमेरिकी रक्षा कंपनी GE एरोस्पेस से F404 इंजन, जो तेजस MK-1 और MK-1A में लगते हैं, उनकी सप्लाई में देरी हुई। अच्छा, इंजन की समस्या। हाँ, साथ ही विमान पर विभिन्न हथियारों और महत्वपूर्ण सेंसर जैसे रडार को एकीकृत करने में, मतलब सिस्टम इंटीग्रेशन में भी कुछ तकनीकी समस्याएं सामने आई हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया है। HAL की उत्पादन क्षमता के बारे में क्या कहा जा रहा है? क्या वो इतनी बड़ी संख्या में विमान समय पर बना पाएगी? लेख में उल्लेख है कि HAL की योजना अगले साल से प्रति वर्ष 16 तेजस विमान बनाने की है। क्या ये यथार्थवादी लगता है? HAL का दावा है कि वो अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 16 विमान प्रति वर्ष तक ले जाएगा। नासिक में एक नई असेंबली लाइन भी स्थापित की गई है, लेकिन ये लक्ष्य भी इस बात पर निर्भर करेगा कि GE एरोस्पेस से इंजनों की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रहे। मतलब सप्लाई चेन पर निर्भरता है। बिल्कुल। और अगर HAL-16 विमान प्रति वर्ष की दर हासिल कर भी लेता है, तो भी 180 विमानों की पूरी डिलीवरी, जो मूल रूप से 2030 तक पूरी होनी थी, अब खिसक कर 2030 के मध्य तक या शायद उससे भी आगे जा सकती है। ये देरी सीधे सीधे स्क्वाड्रन संख्या को बढ़ाने की वायुसेना की योजनाओं को प्रभावित करती है। और तेजस MK2 और AMCA का क्या? क्या उनमें भी देरी की आशंका है? देखिए, तेजस MK2 के लिए भी अमेरिका से ही इंजन आने हैं, इस बार ज्यादा शक्तिशाली F414 इंजन। इन इंजनों के भारत में HAL द्वारा लाइसेंस के तहत सह उत्पादन के लिए GE एरोस्पेस के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बातचीत भी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। तो वहां भी अनिश्चितता है। हाँ, जब तक इंजन का मामला पूरी तरह सुलझ नहीं जाता, MK2 कार्यक्रम की प्रगति पे अनिश्चितता बनी रहेगी। और जहां तक AMCA का सवाल है, वो तो अभी विकास के काफी शुरुआती चरण में है। उसका डिजाइन फाइनल हो रहा है, लेकिन पहला प्रोटोटाइप बनने में भी अभी कई साल लग सकते हैं। कई साल? जी। उसके बाद उड़ान परीक्षण, फिर उत्पादन। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे विकास, खरीद और उत्पादन में होने वाली ये देरी सीधे तौर पर हमारी सैन्य तैयारी और रणनीतिक संतुलन को प्रभावित करती है। समय पर क्षमताओं का न होना युद्ध की स्थिति में महंगा पड़ सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि MiG-21 जैसे एक ऐतिहासिक विमान का युग समाप्त हो गया। इसके जाने से भारतीय वायुसेना लड़ाकू स्क्वाड्रनों की गंभीर कमी का सामना कर रही है। भविष्य की उम्मीदें स्वदेशी विमानों, खासकर तेजस के विभिन्न संस्करणों और महत्वाकांक्षी AMCA पर टिकी हैं। साथ ही संभावित विदेशी खरीद जैसे कि राफेल पर भी नजर है। लेकिन इन सभी योजनाओं पर विकास और उत्पादन में देरी की चुनौती लगातार मंडरा रही है। संक्षेप में कहें तो ये भारतीय वायुसेना और रक्षा प्रतिष्ठान के लिए एक जटिल संतुलन साधने का समय है। पुरानी विरासत में मिली प्रणालियों को सुरक्षित तरीके से रिटायर करना, घटती संख्या के बीच अपनी युद्ध क्षमता बनाए रखना, पड़ोस की बदलती भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना, सही। और साथ ही रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता यानी आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना, ये सब एक साथ करना आसान नहीं है। बिल्कुल। और आगे सोचते हुए एक विचारणीय प्रश्न जो इस पूरी स्थिति से उभरता है, वो ये है, क्या हमारे स्वदेशी रक्षा अनुसंधान, विकास और उत्पादन की गति हमारी तात्कालिक और भविष्य की सामरिक जरूरतों और हमारे पड़ोस में तेजी से बदलते शक्ति संतुलन के साथ तालमेल बिठा पाएगी, या फिर हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी खरीद पर निर्भरता और रणनीतिक समायोजन जैसे वायु रक्षा पर अधिक ध्यान देना जारी रखना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वर्षों में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को आकार देगा और जिस पर लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत होगी। उम्मीद है कि इस विस्तृत चर्चा ने आप सबको भारतीय वायुसेना के सामने मौजूद इन अहम मुद्दों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं को समझने में मदद की होगी। UPSC की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए तो ये बिंदु निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रक्षा आधुनिकीकरण, स्वदेशीकरण और सामरिक योजना से सीधे जुड़े हैं। अगर आप सबके मन में इस विषय को लेकर कोई विचार या प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।
और अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें और द डीप डाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही गहन विषयों पर हमारी चर्चाओं से जुड़े रह सकें। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।